हेलो चैंपियंस, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। तो आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में सामाजिक विज्ञान का जो सब क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसका हम लोग पूरा तरह से देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और इस वीडियो से मैं आप लोग को गारंटी देता हूं कि लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, बिल्कुल आप लोग जो भी नए आए हैं इस चैनल पे, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, पूरा कंप्लीट सेट करेंगे हम लोग इसमें। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ चुका है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? यूनान देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। इससे संबंधित पूछा जाएगा, यूनान जो है ये किस संधि के तहत स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो याद रखिएगा 1832 ईस्वी में जो है कस्तुनतुनिया की संधि होती है, लेकिन वास्तविक रूप से 1829 में एड्रियानोपल की संधि के तहत ही यूनान स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यूनान, हंगरी, ये सब देश जो है ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कौन सा महादेश? यूरोप महादेश। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? सबसे पहले आपको याद रखना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब? 13 अप्रैल 1919 को होता है ना? 13 अप्रैल 1919 को होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और इसके जांच के लिए जो है सरकार के द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया जाता है। कमेटी का गठन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें हिंद चीन क्षेत्र में जो है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों देश जो है हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो सरदार की उपाधि जो है महिलाओं के द्वारा बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है बिहार के जीरादेई, है ना? बिहार में ही इसका जन्म होता है, बिहार में। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कब होती है? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में होती है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाएगा यहाँ से। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रसिद्ध नारा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसिद्ध नारा क्या था? ये था करो या मरो, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था, है ना? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 है कि समाजवादियों का बाइबिल, यहाँ पर बाइबिल लिखा जाना चाहिए था। बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल जो है ये दास कैपिटल पुस्तक को कहा जाता है। इसका लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हो जाएगा, है ना? कार्ल मार्क्स। इसका जन्म जो है जर्मनी में होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, तीनकठिया पद्धति, है ना? बिहार के चंपारण से ही शुरू होता है, 1917 में होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है सेडोन युद्ध के बाद होता है ना? सेडोन युद्ध 1870 में होता है, याद रखिएगा, है ना? पर्सा और किसके किसके बीच होता है? फ्रांस के बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल की स्थापना 1927 ईस्वी में, है ना? इसका अध्यक्ष बनाया जाता है चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को। लेकिन महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न 15, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वियतनाम कब स्वतंत्र राष्ट्र हुआ? कब स्वतंत्र हुआ? तो वियतनाम याद रखिएगा 1945 में स्वतंत्र हुआ था। 1945 में। अगला प्रश्न, वेदों की और लोटो
का नारा किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेगा, है ना। ये किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, है ना। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी किए थे, है ना। सत्यार्थ पुस्तक पुस्तक इसके लेखक। चलिए अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। अगला प्रश्न, हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक होता है। अगला प्रश्न, रंपा विद्रोह, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। रंपा विद्रोह कब होता है? तो ये 1916 ईस्वी में होता है रंपा विद्रोह, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मपला विद्रोह 1921 में। भारत में पहली बार केंद्र में गैर सरकार का गठन कब बना था? गैर कांग्रेसी सरकार का, तो याद रखिएगा 1977 में बना था, 1977 में। अगला प्रश्न, इनमें कौन राष्ट्रीय पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ए और बी दोनों है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, भारतीय जनता दल पार्टी भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है कि उस कानून का नाम बताएं जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना का अधिकार कानून, जो कि 2005 में राजस्थान से लागू होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 24, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाजवादी के संस्थापक काशीराम थे। कौन थे? काशीराम थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है ना। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण संबंधित है ना। किसके द्वारा चलाया गया था? आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? तो लोकतंत्र की सफलता जो है निर्भर करती है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला प्रश्न है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश से पड़ी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो पड़ी थी ये ब्रिटेन से पड़ी थी। और राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा चंडीगढ़। टोटल केंद्र शासित प्रदेश जो है ये कितना है? तो याद रखेंगे 8 है। और स्टेट का बात किया जाए तो 28 राज्य है। अगला प्रश्न 33 है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। तो यानी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो अभी तुरंत हम लोग कर चुके हैं 8 है। कितना है? 8 है। अगला प्रश्न है कि सूचना, यहाँ पर है ना, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित होता है? तो ये 2005 में पारित होता है राजस्थान से। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न को पामीन क्षेत्र कहा जाता है। तो पामीन क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये मछली पालन को पामीन क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसको विकसित देश कहते हैं, कम होगा तो विकासशील देश। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय अपना बिहार का है ना। सब कम जो है बिहार का ही है। अगला प्रश्न देख लीजिए 39, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार पूंजी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से समन्वय करना, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य जो है इसमें से ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, बाद बाकी सब है। अगला है, निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी संतोष नहीं है, अदरवाइज ये सब है। अगला प्रश्न 43, चीन में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सॉरी, निम्न में से, यहाँ पर निम्न में से है ना, आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, तो ये हो जाएगा कागज का नोट। अगला प्रश्न, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिएगा। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यहाँ विकास होगा, ठीक है।
तो ये किसका कथन था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का ये वक्तव्य थे। भारतीय भारतीय योजना आयोग, यहाँ पर योजना आयोग होगा, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। अगला, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो नीति आयोग जो है 2015 में बनता है योजना आयोग के स्थान पे। अगला प्रश्न है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, अगला है, कृषि उत्पाद के लिए मानकीकरण किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा हॉलमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो बिहार ही पिछड़ा राज्य है, ऑप्शन के अनुसार बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो तीव्र विकास करना, रोजगार सृजन करना, निर्धनता, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो महानगर में होता है ना। बिहार में सबसे ज़्यादा पटना में है। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई होगा करेक्ट जवाब। 53, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा पंडित नेहरू ने कहा है। किसने? ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार जो है ये कहाँ स्थित है? ये बांका जिला में स्थित है मंदार हिल, ठीक है। अगला प्रश्न है 56, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैश्योर विधि का विकास किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा लेहमान ने किया था। अगला प्रश्न 57, जर्मनी की सहायता से किस इस्पात कारखाना की स्थापना होती है? तो जर्मनी की सहायता से जो है ना राउरकेला बोकारो रूस की सहायता से। अगला प्रश्न है, इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज इसमें से नहीं है, तो अभ्रक नहीं है, अभ्रक होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है 59, यूरेनियम का मुख्य उत्पादक केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जादूगोरा। डिगबोई प्रथम तेल शोधक कारखाना है ना, याद रखिएगा। कोयला झड़िया हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काकोलत जलप्रपात जो है ये नवादा जिला में स्थित है, नवादा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है 61, काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये कपास के लिए फेमस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट के लिए जो है चूना पत्थर उपयोग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दम घोट गैस किसे कहा जाता है? यानी दम घोटने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही नशीला होता है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमालपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 8 करोड़ से अधिक थी। अगला प्रश्न 67, निम्नलिखित उद्योगों में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित नहीं है कौन? तो सीमेंट होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है, चावल जो है ये कौन सी फसल है? तो चावल एक खरीफ फसल है ना, चावल एक खरीफ फसल है। चना मटर ये रबी फसल है। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थापना कब होता है? तो 1907 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेगा। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन है। ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ मिला है? तो सबसे पुराना तेल का भंडार जो है डिगबोई असम में मिला है। अगला प्रश्न है, बिहार के बरौनी से बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि ही की जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव होता है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। भोपाल गैस आपदा थी, तो ये मानव जनित आपदा थी। क्या थी? मानव जनित आपदा थी।
अगला क्वेश्चन है, सूखे के लिए उत्तरदायी होता है। तो वर्षा की कमी सूखे को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूकंप का सर्वाधिक संवेदन नगर कौन सा है? इसमें ऑप्शन के साथ देहरादून का, एक उत्तराखंड ये पहाड़ी वाला इलाका है, इसलिए भूकंप ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेयरी विकास से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है? तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में होता है ना, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सुनामी किस स्थान पर आती है? तो सुनामी जो है ये समुद्र में आती है। सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है। तो इस तरह से हम लोग 80 क्वेश्चंस टोटल कवर कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।